हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर रासायनिक बलगतिकी के पार्ट 2। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फिर हम लोग देखेंगे वेग समीकरण या वेग नियम। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वेग स्थिरांक। फिर हम लोग देखेंगे अभिक्रिया की कोटि और लास्ट में हम लोग देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। तो इतने सारे टॉपिक हैं जिनको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको इन सभी टॉपिकों को बहुत अच्छे से समझना है तो आप पहले देख लीजिए इस चैप्टर का पार्ट 1, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर ऊपर आई बटन से भी आप उसे देख सकते हैं। यदि आपने वो पार्ट ऑलरेडी देखा है तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का पहला टॉपिक, जो है अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए सिंपल सी बात है कि आप पार्ट फर्स्ट में अभिक्रिया का वेग पढ़ चुके हैं और ये जान चुके हैं कि अभिक्रिया का वेग हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम लोग यही देखेंगे कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ कारक देख सकते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला कारक है अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा कारक है ताप, तीसरा है उत्प्रेरक, चौथा है दाब और पांचवा है अभिकारक तथा उत्पाद की प्रकृति। तो ये 5 महत्वपूर्ण कारक हैं जो अभिक्रियाओं के वेग को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इन सभी कारकों को हम लोग बहुत अधिक विस्तार से पढ़ने वाले हैं और एक एक करके सभी कारकों को हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो आइए इसमें जो पहला कारक है हम उसका विस्तार से अध्ययन शुरू करते हैं और पहला कारक है अभिकारकों की सांद्रता। तो आइए देखते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता जो होती है वो अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो देखिए सांद्रता के बारे में आप पहले से जानते हैं कि प्रति लीटर में किसी पदार्थ के जो मोलों की संख्या होती है वही कहलाती है उसकी सांद्रता। तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा दें, अभिकारक क्या होते हैं? प्रारंभिक पदार्थ होते हैं जिनके जुड़ने से उत्पाद बनता है। तो अगर हम किसी भी अभिक्रिया को करा रहे हैं और वहां पर हम अभिकारक की सांद्रता को क्या करें? बढ़ा दें। जब अभिकारक की सांद्रता को हम लोग बढ़ा देंगे तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आप सिंपल जान रहे हैं कि प्रति लीटर में अगर हम लोग उसकी मोलों की संख्या यानी उसकी मात्रा जब बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है जब अभिकारक के कण ज्यादा हो जाएंगे तो उनके बीच में जो जुड़ने की प्रक्रिया होगी वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब अभिकारक ज्यादा से ज्यादा जुड़ के उत्पाद ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे तो जाहिर सी बात है अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सिंपल से बात ये समझना बहुत ही ज्यादा आसान है कि अगर हम अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये बात आती है कि अभिकारकों की सांद्रता में हम लोग कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो उस परिवर्तन के अनुसार वेग में कितना बढ़ोतरी होगा, यानी अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन के फलस्वरूप जो वेग है वो कितना परिवर्तित होगा, ये बात ज्यादा मायने रखती है। तो हम लोग बस यही जानने वाले हैं कि हम लोग इसको कैसे बताते हैं, इनके यानी कि अभिकारकों की सांद्रता और अभिक्रिया के वेग में हम लोग संबंध कैसे स्थापित करते हैं। तो आपको सिंपल बता दें कि अभिकारकों की सांद्रता और जो वेग है उनके बीच हम लोग संबंध स्थापित करते हैं प्रयोगों द्वारा, और प्रयोगों द्वारा संबंध स्थापित करके हम लोग एक समीकरण बनाते हैं और उस समीकरण को कहा जाता है वेग समीकरण, वेग नियम, दर समीकरण या दर नियम, या उसको हम लोग वेग व्यंजक भी कहते हैं। इनके 4-5 नाम है। इनमें से जो नाम है ये अलग अलग नाम है लेकिन सबका मतलब एक ही है। आप यहाँ पर 5 नाम देख सकते हैं, कोई भी नाम आए तो उसका मतलब समझिएगा कि वो एक ही है। तो ये आप जान चुके हैं कि ये वेग नियम या वेग समीकरण जो होता है इसी के द्वारा हम लोग अभिकारकों की सांद्रता और वेग में संबंध स्थापित करते हैं। इस नियम के द्वारा, इस नियम में आपको सारी चीजें मालूम चल जाएगी और इस नियम की सहायता से आप बता सकते हैं कि किसी अभिकारक के अगर हम लोग सांद्रता में परिवर्तन करेंगे तो उसके अनुसार वेग में कितना परिवर्तन होगा। तो आइए हम लोग यही जान लेते हैं कि वेग नियम या वेग समीकरण क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, इसकी एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसा समीकरण या ऐसा नियम जो अभिकारकों की सांद्रता और वेग के मध्य संबंध व्यक्त करती है उसी समीकरण को हम लोग कहते हैं वेग समीकरण या वेग नियम। और इसकी खास बात यह है कि ये प्रयोगों द्वारा स्थापित होती है, यानी आप किसी रिएक्शन या अभिक्रिया को देखकर ये समीकरण स्थापित नहीं कर सकते, इसको हम लोग प्रयोगों द्वारा स्थापित करते हैं। आगे चल के आपको कुछ हम क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे हम लोग प्रयोगों द्वारा ये समीकरण स्थापित करते हैं। फिलहाल हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं
और हमने मान लिया कि हमारे पास एक समीकरण है और ये समीकरण है a प्लस b और ये बन रहा है c प्लस d। अब इस रिएक्शन को आप भी अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये अभिकारक है a और b और ये उनकी संख्या है। जैसे कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसके आगे कुछ अंक भी होते हैं, तो स्मॉल वाला जो है वो अंक है और ये जो है क्या है आपका अभिकारक है और ये दोनों क्या है c और d क्या है उत्पाद। तो अब देखिए हमने मान लिया कि ये हमारे पास रिएक्शन है और रिएक्शन को हम करा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं और रिएक्शन कराने के बाद हमको ये मालूम चला कि जो वेग है वो a की सांद्रता के x घात के समानुपाती है। मतलब हमने जाना कि जो a है इसकी सांद्रता जो वेग है वो a की सांद्रता को हम लोग ऐसे प्रस्तुत करते हैं बड़े वाले कोष्ठक में लिख के। आपको हमने पहले ही बताया था कि किसी को बड़े वाले कोष्ठक में लिखेंगे तो मतलब उसका मतलब है मोल प्रति लीटर में सांद्रता। तो हमने मान लीजिए कि हमने यहाँ पर प्रयोग किया और देखा कि जो वेग है वो a की सांद्रता के x घात के समानुपाती है, और फिर हमने देखा कि जो वेग है वो b की सांद्रता की, ये दो अभिकारक है ना, तो v की सांद्रता के y घात के समानुपाती है। रिएक्शन हमने प्रयोग किया और प्रयोग करते समय हमने ये निरीक्षण पाया कि जो वेग है वो a की सांद्रता के x घात के समानुपाती है और जो वेग है वो b की सांद्रता के y घात के समानुपाती है। तो ऐसे समय में हम लिख सकते हैं कि वेग जो है वो समानुपाती है a की सांद्रता के x घात और b की सांद्रता के y घात। और इस प्रकार ये आपका एक यहाँ पर आपको दिख गया, ये एक समीकरण या एक नियम। इसी नियम को ही हम लोग कहते हैं वेग नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं इसी को वेग समीकरण। और इसके कुछ अन्य भी नाम है, जैसे इसको हम लोग दर नियम भी कहते हैं, या इसको हम लोग दर समीकरण भी कहते हैं, या इसको हम लोग वेग व्यंजक भी कहते हैं, या इसको हम लोग दर व्यंजक भी कहते हैं। यही है आपका नियम, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेट लॉ या रेट इक्वेशन। तो ये देखिए आपका सिंपल यही जो आपको मिल गया यही कहलाता है वेग समीकरण। अब यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा, अगर ये एक बार स्थापित हो गया तो अब इसके बाद आप इसकी सांद्रता में परिवर्तन करेंगे तो इसको कैलकुलेशन द्वारा आप निकाल सकते हैं कि वेग में कितना परिवर्तन होगा। देखिए इसको और मॉडिफाई करते हैं, तो जब मॉडिफाई करेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ वेग इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ एक स्थिरांक आ जाता है और यहाँ हो जाएगा a पर पावर x और b पर पावर आपका हो जाएगा y। ये एक स्थिरांक यहाँ पर आ गया। जब आप जानते हैं समानुपाती का चिन्ह हम लोग हटाते हैं तो यहाँ एक स्थिरांक आ जाता है, यानी k क्या है एक स्थिरांक है और इसको हम लोग कहते हैं वेग स्थिरांक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वेग स्थिरांक, ये कहलाता है वेग स्थिरांक। और इस इक्वेशन के द्वारा हम लोग जो है इस अभिकारकों की सांद्रता में कुछ भी परिवर्तन करके कैलकुलेट करके किसी भी समय वेग को निकाल सकते हैं। और ये जो k है ये क्या है वेग स्थिरांक। अब आपसे कहीं कहीं वेग स्थिरांक की परिभाषा पूछ दी जाती है, इसको वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक कहते हैं, रेट कांस्टेंट इंग्लिश में कहा जाता है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इसकी परिभाषा पूछ दी जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये तो एक स्थिरांक है, बीच में आया है, तो इसकी जो है परिभाषा जब ऐसे कोई आता है बीच में स्थिरांक तो उसकी परिभाषा हम लोग खुद से बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग बना सकते हैं। हमने आपको परिभाषा बनाना सिखाया था कि जब ऐसे कोई बीच में स्थिरांक आता है तो उसकी परिभाषा के लिए हम लोग उसके बगल में जो है उनको एक मान लेते हैं। हम यहाँ क्या मान लेते हैं a की सांद्रता और बराबर b की सांद्रता मान लेते हैं, बराबर क्या मान लेते हैं एक मान लेते हैं, ठीक है। एक क्या मान लेते हैं एक मोल प्रति लीटर मान लेते हैं। अब सिंपल से देखिए जब इसको एक मानेंगे तो ऐसे समय में आप देखिए वेग बराबर क्या हो जाएगा की हो जाएगा, क्योंकि इसका मान एक इसका मान एक तो ये तो खत्म हो गया। तो ऐसे समय में वेग बराबर क्या हो जाएगा की हो जाएगा, यानी वेग जो है वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। बस हम लोग इसी को परिभाषा बना के बोल देंगे। और क्या इसको बोलेंगे वेग और स्थिरांक की परिभाषा क्या निकल के आएगी कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के उस समय का वेग है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के उस समय का वेग है जबकि सभी अभिकारकों की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी इकाई होगी। देखिए एक मानते हैं ये वेग जो है वेग स्थिरांक के बराबर हो गया, बस इसी को हम लोग परिभाषा के रूप में बोल दिए। सिंपल ये इसकी निकल के आ गई परिभाषा। अब देखिए आपने यहाँ पर जान लिया वेग स्थिरांक के बारे में। अब सिंपल सी बात है, जब आपने वेग स्थिरांक को जान लिया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
देखिए अगला टॉपिक जो है वो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। समझ लीजिए अब चैप्टर में आपको इसी टॉपिक पर सबसे अधिक फोकस करना है, और वो है अभिक्रिया की कोटि अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताना भूल गए कि जो आप एक्स वाई देख रहे हैं, ये एक्स वाई जो है एक्स ए पर पावर एक्स लगा, ये प्रयोगों द्वारा स्थापित होती है। ये नहीं कि इसके आगे जो अंक है वही यहाँ पर लगा दिए, इसके आगे जो अंक है वही यहाँ पर लगा दिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, या क्या अधिकतर रिएक्शन में यही होता है कि इनके आगे जो अंक होता है, जैसे ए के आगे ए है स्मॉल ए, तो यही यहाँ पर पावर में आता है, और बी के यहाँ बी के आगे ई बी है तो यही पावर में आता है। तो बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि यही जो पावर है वही यहाँ पर चढ़ने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये समान भी हो सकते हैं और ये अलग अलग हो सकते हैं, इनको प्रयोगों द्वारा स्थापित करते हैं। आइए देख लेते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है अभिक्रिया की कोटि। अब देखिए होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी है। जो ये अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण होता है, जो अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण होता है, इसमें जो ये अभिकारक है, इन अभिकारकों की सांताओं के जो ये घात वाले पद हैं, इन्हीं का योगफल जो होता है वही कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। फिर से देख लीजिए, वेग नियम या वेग समीकरण में जो अभिकारकों की सांताओं के जो घात लगे हुए हैं, उनका जो योगफल होता है उसी को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। जैसे एग्जाम्पल में इसी अभिक्रिया के लिए अगर हम इस अभिक्रिया की अगर कोटि निकालना चाहेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ दो अभिकारक है, एक अभिकारक की घात x है और दूसरे अभिकारक की घात y है। तो इस अभिक्रिया की जो कोटि हो गई वो x प्लस क्या हो गई, y हो गई। इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं तो हमें लगता है आपको बहुत बेटर समझ में आने वाला है। जैसे और ये भी आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल में क्या ले लिया, हमने एक रिएक्शन ले लिया, मान लीजिए एक पहला रिएक्शन ले लिया, हमने ले लिया NO और प्लस हमने इसमें कर दिया O2, और जब ये यहाँ होता है तो बनता है NO2। अब इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 2 और यहाँ भी हो जाएगा 2। अब देखिए जब प्रयोगों द्वारा हम इसका वेग समीकरण निकालते हैं तो पाया जाता है कि इसका जो वेग नियम होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। इसका जो वेग होता है, वेग नियम इस प्रकार होता है कि वेग बराबर होता है, ये क्या है आपका, लिख देते हैं, ये आपका है वेग नियम। तो इसका वेग नियम ये आता है कि वेग बराबर होता है k यानी वेग स्थिरांक, और यहाँ पर होता है NO पर पावर होता है 2 और यहाँ O2 पर पावर होता है 1। ये होता है प्रयोगों द्वारा स्थापित इसका वेग समीकरण या वेग नियम। अब देखिए यहाँ पर ये 2 यहाँ आ गया है, 1 यहाँ पर आ गया है, तो आप सोचेंगे कि यही चढ़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये संयोग बस ऐसा हो गया है कि इस रिएक्शन के लिए प्रयोगों द्वारा जो आगे थे वही यहाँ पर चढ़ गए। तो प्रयोगों द्वारा जब इसका वेग नियम निकालते हैं तो इस प्रकार इसका वेग समीकरण प्राप्त हो जाता है। ये प्रयोगों द्वारा स्थापित है। अब ऐसे समय आप समझ गए हैं कि ये वेग समीकरण है, और ऐसे समय अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी कोटि क्या है, तो कोटि के लिए इसकी हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया कोटि के लिए जो यहाँ पर घात है उनको जोड़ देंगे, यानी 2 + 1 कर देंगे तो टोटल क्या जाएगा 3। ये 3 हो जाएगा, यानी कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है 3 है। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं तृतीय कोटि के रिएक्शन या तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं हैं। अभी हम लोग एक दूसरा लेते हैं तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए सुक्रोज ले लिया, C12H22O11 ले लिया, और प्लस हमने इसको जल में डाल दिया, H2O में डाल दिया, और डालने के बाद आप जानते हैं कि ये टूटने लगता है, रिएक्शन होने लगता है और बनता है C6H12O6 और प्लस बनता है C6H12 और O6। ठीक है, ये आपका बनता है। ठीक है, ये ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है, आप जानते होंगे। इधर क्या बनता है हमसे कोई खास मतलब नहीं, हमसे रिएक्शन से मतलब है, और चूंकि हम लोग अभिकारकों की सांद्रता पढ़ रहे हैं तो हम लोग इस पर ध्यान देने वाले हैं। अब देखिए प्रयोगों द्वारा जो स्थापित इसका वेग समीकरण है या वेग नियम है, वेग समीकरण या वेग नियम कुछ भी लिख सकते हैं, वो देखिए कुछ इस प्रकार है। वो है आपका वेग बराबर आपका होता है k, और यहाँ पर होता है C12H22O11 पर पावर होता है 1, और यहाँ देखिए H2O पर जो पावर होता है वो होता है 0 होता है। H2O पर पावर 0 होता है, यानी कि इस H2O की सांद्रता पर वेग जो होता है निर्भर नहीं करता है। अब हम आपको ये भी समझा दे रहे हैं कि क्यों निर्भर नहीं करता है। ध्यान से देखिए, हमारी बातों को सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा।
जैसे मान लीजिए कि हमने लिया चीनी, अब उसको जल में डाला, जल में डालने के बाद आप जानते हैं कि चीनी टूटने लगता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब सोचिए जल के अंदर डाल रहे हैं तो आप चीनी के कण डाल रहे हैं, तो आप ये अगर ध्यान से अपने मन में सोचेंगे तो ये पाएंगे कि जल के अंदर जब चीनी को डालेंगे तो वहां जल की मात्रा बहुत अधिक है, यानी जल की सांद्रता बहुत अधिक है, या कह सकते हैं जल के अणुओं की संख्या बहुत अधिक है, और चीनी की जो डालेंगे वो उसके अपेक्षा बहुत ही क्या है, कम है। यानी एक तरह से एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि अगर चीनी की संख्या वहां लाखों में होगी तो वहां पर जो जल है वो अरबों में होंगे, यानी उससे हजारों गुना ज्यादा है। तो आप सोचिए पहले से ही एक एक चीनी के कण के लिए हजारों जल के कण उपलब्ध है, तो ऐसे समय क्या आप उसमें और जल डालेंगे तो क्या रिएक्शन में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन में आप इसको बढ़ाएंगे तो ये तो पहले से ही 1000 गुना ज्यादा है, और बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके कण से केवल एक ही कण जाके मिल रहा है, तब ये बन रहा है। तो यानी यही कहने का मतलब है कि इसकी वृद्धि करेंगे तब तो अभिक्रिया का वेग प्रभावित होगा, और इसकी वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर इसकी घात 0 लगाई गई है, और प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जल की सांद्रता बढ़ाने पर इस रिएक्शन का वेग नहीं बढ़ता है, वो तभी बढ़ेगा जब इसकी सांद्रता बढ़ाएंगे। अब ऐसे समय देख लीजिए आपका कि यहाँ पर ये एक है तो एक आया, लेकिन यहाँ का एक यहाँ नहीं आया, तो वही हमने आपको बताया कि यहाँ का देख के हमको यहाँ नहीं लगाना है। और इस अभिक्रिया की अगर हम लोग को कोटि निकालनी है, कोटि, तो कोटि इसकी क्या होगी? देखिए 1 + 0 बराबर ये क्या हो गया 1, और ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। आगे चल के हम लोग बहुत विस्तार से जानेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। फिलहाल अब तो आप तो ये जान ही गए होंगे अब कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होगी, द्वितीय कोटि क्या होगी, तृतीय कोटि क्या होगी। कोटि तो जान ही गए हैं कि अभिक्रियाओं का रिएक्शन का कैसे निकालते हैं। अब इन सब हम लोग कोटियों को अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि की विशेषताएं, अभिक्रिया के कोटि की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि की विशेषताएं आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तब तक हम इनको मिटा देते हैं। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर और पढ़ लीजिए कि अभिक्रिया की कोटि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, वेग स्थिरांक की इकाइयां, या जिसे हम लोग मात्रक कहते हैं। अब देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इसको कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वेग स्थिरांक की यूनिट बताइए, तो वही यूनिट हो गया या इकाइयां हो गया या मात्रक, तीनों एक ही बात है। और ये आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख भी सकते हैं, आपको बुक में इस पर आधारित आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ चलते हैं और हम लोग यहाँ मात्रकों को देखते हैं। अब सिंपल आप जानते हैं कि वेग स्थिरांक आपको मिलता कहाँ है? वेग स्थिरांक आपको मिलता है वेग नियम में। वेग नियम में आपने पढ़ा होगा कि वेग नियम में वेग बराबर k होता है, और यहाँ कोई अभिकारक होता है, अभिकारक में मान लेते हैं a, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, और इस पर कुछ पावर होते हैं n, और यही होता है इसमें जो ये k होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वेग स्थिरांक। इसी का मात्रक आपको निकालना है। तो आप ये बहुत अधिक पहले से ही पढ़ रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि अगर किसी का मात्रक निकालना है तो उसको हम लोग ले जाते हैं एक तरफ और बाकी को भेजते हैं एक तरफ। तो k को अगर इधर ले जाएंगे या k को यहीं पर छोड़ेंगे, एक तरफ उधर भेजेंगे, तो ये आपका k बराबर हो जाएगा वेग बटे जो यहाँ अभिकारक है, a अभिकारक, कोई अभिकारक हो सकता है, इसका पावर हो जाएगा n। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला सूत्र आपको मिलने वाला है। अच्छा यहाँ पर यन क्या है? तो यन जो है वो अभिक्रिया की क्या है? कोटि है। अभी अभी आपने पढ़ा था कि ये जो अभिकारक की सांद्रता के पावर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कोटि। अब सिंपल यहाँ पर इसका इकाई या मात्रक निकालना है, तो आप यहाँ लिख दीजिए वेग का मात्रक और बटे इसका मात्रक लिख दीजिए। जो यहाँ पर कट पिट कर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? वेग स्थिरांक का मात्रक कहलाने वाला है। तो सिंपल सबको पता है वेग का मात्रक क्या होता है। वेग का मात्रक जो है कि आपने इसके पहले वाले जो पार्ट फर्स्ट था इस चैप्टर का, उसमें आपने वेग का मात्रक पढ़ा होगा कि वेग का मात्रक जो होता है वो होता है मोल, ठीक है, इसे लिखते हैं इंग्लिश में मोल। और इसके बाद पढ़ा होगा कि लीटर, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, और इसके बाद होता है सेकेंड इनवर्स। ये आपने पढ़ा होगा कि ये होता है वेग का मात्रक।
मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है, जिसको इस तरह प्रस्तुत करते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और आप जानते हैं कि जो सांद्रता होता है, जो ये सांद्रता होता है, इस सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, या मोल लीटर क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, मोल प्रति लीटर लिखे या इसको हम लोग ऐसे लिखे मोल प्रति लीटर, दोनों बात एक ही है। जो नीचे से अगर कोई चीज ऊपर आता है तो उस पर इनवर्स लग जाता है, ये तो आपको भी पता होगा। तो बस यही से हम लोग अभिक्रिया निकालते हैं। अब आपको यही से हम लोग वेग स्थिरांक का मात्रक निकालते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक निकालिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक निकालिए, यही आपसे पूछा जाएगा। तो बस प्रथम, द्वितीय, शून्य और तृतीय का पूछा जाता है, तो बस हम लोग वही जान लेते हैं। और इसी आधार पर आप आगे जितनी भी कोटि है, 10 कोटि की भी अभिक्रिया का भी निकाल सकते हैं, बस आप एक बार सीख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग शून्य कोटि का देखते हैं। शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक देखिए शून्य कोटि में क्या होता है, शून्य कोटि में सिंपल सी बात है कि शून्य कोटि में आप जानते हैं कि वेग बराबर यहाँ पर जो हो जाएगा के, और यहाँ पर जो कोई भी आपका अभिकारक होगी उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, सांद्रता का पावर क्या हो जाएगी, 0, इसी को तो शून्य कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर यानी कि आपको इसका बराबर मिल गया, वेग बराबर क्या हो गया, के। तो सिंपल शून्य कोटि के लिए जो के का मात्रक वही किसका मात्रक होगा, वेग का। तो शून्य कोटि में जो आपके वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, जो वेग का मात्रक वही होगा, तो ये मात्रक हो जाएगा, जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, और क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। इजीली हो गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं प्रथम कोटि। प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रथम कोटि में जो वेग होता है वो बराबर होता है के, और यहाँ पर जो सांद्रता होती है उसकी पावर होती है 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको निकालना है के का मात्रक, तो वो जाएगा वेग के मात्रक बटे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर सांद्रता है उसका मात्रक। पावर 1 है तो पावर 1 लगाएंगे, तो वेग का मात्रक लिख देते हैं। वेग का मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और सांद्रता का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, यही होता है। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। अब यहाँ पावर 1 है तो 1 ही रहने देते हैं। यहाँ देखिए सिंपल हो गया, मोल और यहाँ ये इससे कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, पूरा, और बच गया क्या, सेकेंड इनवर्स। तो इजीली आप समझ सकते हैं कि कितना आसानी से देख सकते हैं कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो सेकेंड इनवर्स होता है, या इसकी जो यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स होती है। बहुत ज्यादा बार ये पूछा जाता है। ठीक है, द्वितीय कोटि देख लेते हैं। द्वितीय कोटि में देखेंगे, इधर आपको बता देते हैं द्वितीय कोटि। अब द्वितीय कोटि में आपको बता देते हैं, द्वितीय कोटि में आप जानते हैं कि द्वितीय कोटि में जो वेग होता है वो बराबर होगा के, और इधर जो ए की सांद्रता होगी इस पर पावर क्या हो जाएगा, 2। इजिली यहाँ से अगर आपका के निकालना है तो यहाँ जो वेग का मात्रक है इसके बटे आप सांद्रता व पावर क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर के का मात्रक निकालना है द्वितीय कोटि के, तो वेग का लिखते हैं मोल और लीटर इनवर्स, और ये हो जाए सेकेंड इनवर्स, और बटे आप देख सकते हैं कि जो ए है, ए सांद्रता, इसको हम लोग कहते हैं मोल। ठीक है, और लीटर इनवर्स, इस पर पावर 2 है तो पावर क्या लगा देंगे, 2। ठीक है, एक बार देखिए यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स है, एक बार से एक बार कट जाएगा, पावर 2 का मतलब ये 2 बार होगा मल्टीप्लाई में, एक बार कट गया और बच गया यहाँ पर जो ये चला जाएगा ऊपर। तो देखिए ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, और लीटर में पहले से इनवर्स है तो ऊपर जाएगा तो केवल लीटर बचेगा, और सेकेंड तो ऊपर पहले से ही है इनवर्स में। तो ये हो गया द्वितीय कोटि का। अब यहाँ पर चलिए अच्छा तृतीय कोटि बता देते हैं। तृतीय कोटि के लिए देखिए क्या होता है, तृतीय कोटि के लिए यहाँ देखिए के बराबर यहाँ पर हो जाएगा वेग, और ये देखिए जो सांद्रता हो जाएगा इस पर कौन सी पावर हो जाएगी, 3 हो जाएगा। वेग का मात्रक लिखते हैं, होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पर इसका होता है मोल, और ये होता है लीटर इनवर्स। इस पर पावर कितना हो जाएगा, 3, तृतीय कोटि है। आप देखिए ये यहाँ पर एक बार है और यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक बार से यहाँ के एक बार से कट जाएगा, और यहाँ पावर केवल बचेगा कितना, 2। ठीक है, आप मल्टीप्लाई 3 बार करके एक बार काट के दिखा दीजिएगा, यहाँ जगह नहीं इसलिए हम शॉर्टली कर दे रहे हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो आएगा ये ऊपर जाएगा, तो आपको मिलने वाला यहाँ पर क्या मिलने वाला है, मोल
और इस पर -2 मिलेगा और लीटर पर आपको मिलेगा पावर 2 मिलेगा, ठीक है। दो है तो ये मोल स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा -2 और ये -2 हो जाएगा तो यहाँ ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा और सेकेंड तो पहले से ही है। ये हो गया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब उम्मीद करते हैं कि आप तृतीय कोटि के लिए हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि आप चतुर्थ, पंचम और जितनी भी कोटियां हैं आप 10, 15, 20, 100 सबका यहाँ पर वेग स्थिरांक जो है उसका मात्रक बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपके पूछा जाता है शून्य कोटि, प्रथम और द्वितीय, यही 3 अधिकतर पूछे जाते हैं और बाकी नहीं पूछा जाता है। तो ये आपने ये भी समझ लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग और आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं जो है अभिक्रिया की आणविकता। लास्ट पॉइंट देखते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है और इसको जल्दी से मिटा देते हैं। आइए देख लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो है अभिक्रिया की आणविकता। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है तो इसको हम लोग बहुत जल्दी से देख लेते हैं। तो आप ये पहले से ही जानते हैं कि जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में क्या होता है, कुछ कण होते हैं और वो जो कण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं और उनके टकराने के फलस्वरूप ही अभिक्रिया होती है और नए नए उत्पाद बनते हैं। अब इन कणों में क्या हो सकते हैं, इन कणों में अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और इन कणों को हम लोग शुद्ध भाषा में स्पीशीज कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात आपने ये समझा कि किसी भी रिएक्शन में कुछ स्पीशीज होते हैं, स्पीशीज का मतलब अणु, परमाणु या आयन होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं और उन्हीं के फलस्वरूप रिएक्शन होता है, उत्पाद बनता है। अब सिंपल सी बात है अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, तो सिंपल किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज कणों की संख्या, जिनके टक्कर के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है और उत्पाद का निर्माण होता है, वही कहलाती है उनकी आणविकता। यानी सिंपल सी बात है, कोई प्राथमिक रिएक्शन हो रहा है, प्राथमिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जितने स्पीशीज के कण भाग ले रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं जो है अभिक्रिया की आणविकता। जितने भाग ले रहे हैं उनकी संख्या कहलाएगी अभिक्रिया की आणविकता। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल से आपको हमें लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने ले लिया एक एग्जाम्पल C12H22O11 और आप जानते हैं कि अगर इसको हम लोग जल में घोल कर जो है जल में घोल दें तो ऐसे समय में इनके बीच रिएक्शन हो जाता है और ऐसे समय में क्या होता है कि बनता है C6H12O6 और प्लस बनता है C6H12 और O6, ये आपका बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये इसको हम लोग सुक्रोज यानी चीनी कहते हैं, जल में मिलाते हैं तो ये बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब आप देख रहे हैं कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो इसमें देखिए कितने कण भाग ले रहे हैं, 2 कण भाग ले रहे हैं। ये दोनों क्या अणु हैं, तो 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक चीनी का अणु और एक ले रहा है जल का अणु, 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो सिंपली यही जो आपका इस प्राथमिक अभिक्रिया में जो ये भाग लेने वाले ये अणुओं की संख्या है, 2 अणु ले रहे हैं भाग, तो जो अणुओं की संख्या है इसी को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता। और ये जो आपका है, ये आपका आणविकता जो निकल के आई है, ये 2 इसकी निकल के आई है, यानी इसको हम लोग कहेंगे द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया। अब एक और रिएक्शन लेते हैं, जैसे हमने वो वाला रिएक्शन ले लिया कि 2NO + O2 हमने ले लिया तो यहाँ बन गया 2NO2। आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में 2 कण NO के और 1 कण O का भाग ले रहा है, तो इस रिएक्शन की जो आणविकता हो गई वो कितनी हो गई, वो आणविकता आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसकी आणविकता 3 हो गया और इससे हम लोग कहते हैं जो है त्रिअणुक अभिक्रिया, ठीक है। इससे हम लोग कहेंगे त्रिअणुक अभिक्रिया, ठीक है। ये आपका हो गया त्रिअणुक अभिक्रिया। इसी तरह अगर आणविकता 1 हो गई तो उसे एक अणुक कहेंगे। आणविकता अगर 4 हो गया, जैसे आणविकता जनरली 1, 2 और 3 होता है, ठीक है। 4 के लिए आप इसी तरह जो है 4 की आणविकता वाली रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और सिंपल चीज आप लोग यहाँ समझ लीजिएगा कि जो आणविकता होती है, हमने इसमें आणविकता की परिभाषा में आपका जो शब्द प्रयोग किया वो प्रयोग किया जो है कि प्राथमिक अभिक्रिया। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि प्राथमिक अभिक्रिया क्या होती है, तो सिंपली आपको बता दें ऐसी सभी अभिक्रियाएं जो एक ही पद में होती हैं, उन्हें कहते हैं प्राथमिक अभिक्रिया। तो सिंपल ये आणविकता का कॉन्सेप्ट है, ये केवल उन्हीं पर लागू होता है जो अभिक्रियाएं एक पद में होती हैं, यानी जो अभिक्रियाएं प्राथमिक अभिक्रिया है। और अगर कोई अभिक्रियाएं 2 पद में होती हैं या 3 पद में होती हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं जटिल अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रियाओं पर आणविकता कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता।
यानी कभी कभी हम लोग आप देखते होंगे कि कोई रिएक्शन एक लंबा सा हम लोग लिख देते हैं, और उस रिएक्शन को जब लिखते हैं तो उसको अगर हम लोग समझते हैं तो पाते हैं कि वो रिएक्शन कई स्टेप में हुई है, 3-4 स्टेप में वो रिएक्शन हुई थी और जोड़ के एक बड़ा सा रिएक्शन लिखा जाता है। तो उस बड़े से रिएक्शन को हम लोग कहते हैं जटिल अभिक्रिया, और इन जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता हम लोग नहीं निकालते हैं या उनकी आणविकता का कोई मतलब नहीं होता है। आणविकता का मतलब हमेशा क्या होता है, प्राथमिक अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया के लिए आणविकता का मतलब होता है जो केवल एक पदों में होती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि आणविकता जब भी निकालिएगा तो देख लीजिएगा कि जो अभिक्रिया है वो कई पदों में हो रही है, यानी वो जटिल अभिक्रिया है या वो प्राथमिक अभिक्रिया में। अगर प्राथमिक अभिक्रिया है तो उसकी आणविकता आप निकालिएगा, और जटिल है तो पहले उसको अलग अलग करके देखिएगा कि वो कितने पदों में हो रही है। इसके बाद हर एक पद की अलग अलग आप आणविकता निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपने यहाँ आणविकता निकाल लिया। और देखिए आणविकता कोटि में काफी अंतर होता है, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा अंतर होता है। यहाँ पे देख रहे हैं इसकी आणविकता आप देख रहे हैं 2 है, लेकिन अभी अभी आपने कुछ देर पहले इसकी जो कोटि निकाली थी वो कोटि क्या थी, 1 थी। तो देख सकते हैं इसी रिएक्शन की कोटि 1 है लेकिन आणविकता 2 है, यानी आणविकता कोटि में क्या है, अंतर है। दूसरी बात यह है कि कोटि एक प्रायोगिक राशि है, प्रयोगों द्वारा हम इसको निर्धारित करते हैं, लेकिन आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है। किसी भी रिएक्शन को हम लोग देखकर ही उसकी आणविकता निकाल लेते हैं, उसके लिए प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। यानी एक आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है और ये क्या है, प्रायोगिक राशि है। इसके साथ साथ जो आणविकता होती है ये पूर्णांक में होती है, लेकिन कोटि जो होता है वो पूर्णांक के साथ साथ आपका शून्य भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, तो ऐसे हो सकती है, लेकिन आणविकता हमेशा पूर्णांक में होता है। अब इसके बाद देखिए एक और चीज देख लीजिए कि आपके एग्जाम में जो होता है कि आणविकता और कोटिंग में बहुत सारे पूछे जाते हैं अंतर, कि आणविकता और कोटि में कुछ अंतर बताइए। तो आणविकता और कोटि में जो अंतर होते हैं वो हम आपको यहाँ पर कुछ तो बता ही दिए, और अंतर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर आणविकता और कोटि में बहुत सारे अंतर देख सकते हैं, वहां पर आपको दिख जाएंगे, उसको नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में हमने वो अंतर आपको वहां पर लिखा है, तो आप उसे देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने आणविकता और कोटि को अच्छे से समझ लिया होगा, और आज का वीडियो जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि आज के सारे टॉपिक जो है वो समाप्त हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर नए टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद।